जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज आइए हम शिवाजी के उत्तराधिकारी को देखते हैं। इससे पूर्व की कक्षा में आपने शिवाजी और मराठा साम्राज्य के निर्माण के लिए उनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों को देखा था। आज आइए हम उनके उत्तराधिकारी को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शिवाजी की कुल 8 पत्नियां थी, जिसमें से प्रथम पत्नी के रूप में हमें निम्बालकर या साईबाई भोसले का नाम में आता है और साईबाई भोसले के पुत्र के रूप में हम संभाजी को जानते हैं और उनकी पहली पत्नी के पुत्र थे। देखिए, शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे। उन्होंने उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के महान विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। तो आप देख सकते हैं इसको। और 1679 में मुगल सेनापति मखरब खान ने संगमेश्वर में छिपे संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर दोनों की हत्या कर दी जाती है। इसके द्वारा मखरब खां, जो कि एक मुगल सेनापति था, और इसने 1689 में संगमेश्वर में संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार कर उसकी हत्या कर दी थी। और 1679 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। कि आप जानते हैं कि शिवाजी की द्वितीय पत्नी सोयराबाई के पुत्र राजा राम थे और संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम को 1679 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में ताजपोशी की गई थी और राजा राम ने ही शिवाजी का अंतिम संस्कार भी किया था। और देखिए, राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया था और राजा राम मुगलों से संघर्ष करते हुए 2 मार्च 1700 ईस्वी को मृत्यु को प्राप्त कर गए। और राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय, जो कि द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं, जो कि 4 वर्षीय बालक थे, उसे मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया और स्वयं संरक्षिका मराठा साम्राज्य की बन गई थी। और देखिए, इसी के बाद राजा राम के पुत्र, जो कि शिवाजी द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं, और संरक्षिका ताराबाई अपने को घोषित कर लेती है मराठा साम्राज्य की। और दूसरी ओर संभाजी के पुत्र शिवाजी शाहू के बीच कन्फ्लिक्ट होता है, यानी संघर्ष होता है, जिसमें शिवाजी शाहू अंततः युद्ध के बाद विजय प्राप्त करते हैं। और इसी के बाद से देखा जाए तो पेशवा का काल प्रारंभ होता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और मुगल सत्ता पर उसके उत्तराधिकार के रूप में उसके पुत्र बहादुर शाह का कब्जा होता है। कहे कि उत्तराधिकार के लिए मुगलों में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संघर्ष हुआ था। और देखिए, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र, अगर देखा जाए तो शिवाजी शाहू जो थे, जो औरंगजेब के कब्जे में थे, भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस से महाराष्ट्र चले आते हैं, क्योंकि औरंगजेब के बाद उसके पुत्र बहादुर शाह की उदारवादी नीति हिंदू शासकों के साथ होती है, जिसमें से उन्होंने, जो औरंगजेब के कब्जे में थे शिवाजी शाहू, उन्हें मुक्त कर दिया था बहादुर शाह ने। और ताराबाई एवं में देखा जाए तो ताराबाई और शिवाजी शाहू के बीच बहादुर शाह ने यह निर्णय करने को दिया कि पहले यह बताइए, सर देशमुखी या जो चौथे मुगल क्षेत्र से ली जाती है वह कौन लेगा, या ताराबाई ले या शाहू। तो इसका फैसला करने के लिए, मतलब एक तरफ से देखा जाए तो बहादुर शाह की यह एक कूटनीति पहल थी, जिसके कारण देखिए खेरा का युद्ध होता है, जिसमें ताराबाई एवं शाहू के जो मराठा सैनिक हैं वो आपस में लड़ते हैं, जिसमें 1707 में इस खेरा के युद्ध में शिवाजी शाहू की विजय होती है और शिवाजी शाहू 22 जनवरी 1707 में सतारा में अपना राज्याभिषेक करवा लेते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो शिवाजी शाहू एक बार पुनः मराठा सत्ता के विस्तार के लिए संघर्ष करते हैं, जिसमें अब महत्वपूर्ण योगदान पेशवा का होता है, जो कि शिवाजी के समय मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री के पद को धारण किए थे पेशवा, और पेशवा का जो निवास स्थान था वह पूना था। तो कहा जाता है कि इतिहास में मराठे सरदार में
पुणे से संबंधित जो थे वे पेशवा थे। तो देखिए शिवाजी के समय प्रधानमंत्री के पद पर थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो चुका था और पेशवा पुणे से संबंधित थे। और देखा जाए तो 1712 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को शिवाजी साहू ने पेशवा नियुक्त किया था, जिसकी मृत्यु 1720 में हो जाती है। और 1720 में बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बन जाते हैं। बाजीराव प्रथम में शिवाजी साहू को यह कहते हुए समझाते हैं कि मुगल साम्राज्य एक कटे हुए वृक्ष के समान है और इसके बहुत से तने खोखले हो चुके हैं, अतः परिस्थिति अच्छी है और हम लोग इस परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। तो अगर देखा जाए तो मुगलों की कमजोर स्थिति का फायदा बाजीराव प्रथम के द्वारा उठाया गया, जिसकी सहमति शिवाजी साहू के द्वारा पेशवा बाजीराव प्रथम को प्रदान की जाती है। बाजीराव प्रथम एवं शिवाजी साहू के मध्य यह संवाद होता है, जहां बाजीराव शिवाजी साहू को बताते हैं कि मुगल साम्राज्य एक पुराने वृक्ष है और इसके तने खोखले हो चुके हैं, जल्द ही अगर इस पर प्रहार किया जाए तो यह साम्राज्य मिट सकता है। और मराठा साम्राज्य का यदि पताका है वह कृष्णा नदी से लेकर अटक तक लहरा सकता है। तो इसके प्रत्युत्तर में साहू का कहना है कि आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं और जल्द ही आप हिमालय के पार मराठा साम्राज्य के पताका को लहराएंगे। और इसके बाद यह अभियान शुरू होता है बाजीराव प्रथम का। तो यहाँ पर देखिए बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क जो कि हैदराबाद क्षेत्र से संबंधित है के बीच युद्ध होता है, जिसमें निजामुल मुल्क की हार हो जाती है और निजाम के साथ मूंगी सिवा गांव की संधि होती है। और निजाम और बाजीराव प्रथम के बीच यह युद्ध पालखेरा का युद्ध कहलाता है, कि जिसकी तिथि 7 मार्च 1728 से ध्यान में आप रखिएगा। और आगे देखिए दिल्ली पर आक्रमण करने वाले प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम ही है, जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था 29 मार्च 1737 को। उस समय दिल्ली के मुगल बादशाह जो थे वह दिल्ली खाली करने को कह चुके थे। और देखिए उस समय मुगल बादशाह ने दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे और बाजीराव मस्तानी नामक एक महिला से संबंधित होने के कारण बाजीराव प्रथम में काफी चर्चा में आए थे। और देखिए 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना। तो यानी 1720 से लेकर 1740 से जो कालखंड है वह पेशवा में बालाजी प्रथम का कालखंड है, यह आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद प्रश्न जो बनते हैं परीक्षा में वो खासकर संधि और मराठा परिस्थिति के अनुसार देखा जा सकता है। तो विभिन्न संधियों को देखिए, जैसे आप 1707 में खेरा का युद्ध होता है ताराबाई और शिवाजी साहू के मध्य। उसके बाद देखा जाए तो सारना की संधि होती है, जिसमें संभाजी द्वितीय जो कि राजा राम की दूसरी पत्नी के पुत्र थे और साहू के मध्य यह समझौता होता है कि मराठा जो साम्राज्य है उसके उत्तरी भाग जिसकी राजधानी सतारा होगी उस पर साहू का अपना नियंत्रण होगा, जबकि दक्षिणी भाग पर संभाजी द्वितीय का नियंत्रण होगा जिसकी राजधानी कोल्हापुर हो। मराठा साम्राज्य में होने वाली विभिन्न संधियों को देख रहे हैं, जिसमें आपने वारणा की संधि को देखा जो 1731 में साहू और संभाजी द्वितीय के मध्य संपन्न हुई थी, जिसमें उत्तर और दक्षिण साम्राज्य का बंटवारा हो गया था। और देखिए दूसरा देखिए संगोला की संधि जो 1750 में हुई थी और यह बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के मध्य में हुई थी। और इसमें इसी संधि में पेशवा को मराठा साम्राज्य का प्रमुख घोषित कर दिया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और बालाजी बाजीराव का ही नाम जो है नाना साहब है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे सूरत की संधि होती है जो 1775 में होती है और यह बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। यह अंग्रेजों की कूटनीति की इसमें विजय थी। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया एवं युद्ध में विजय होने पर पेशवा बनाने का भी वचन दिया। और देखा जाए तो इसी संधि के अंतर्गत आगे मराठा साम्राज्य का पतन होता है।
तो याद रखिए सूरत की जो संधि हुई थी अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच हुई थी और यह 1775 में हुई थी। आगे देखिए झलकी की संधि, यह हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुआ था। अब देखिए एक निर्णायक युद्ध होता है पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें अफगानिस्तान के क्षेत्र से अब्दाली मतलब अहमद शाह अब्दाली जो कि नादिर शाह का सैनिक कमांडर था और उस समय यानी 1761 में अफगानिस्तान के क्षेत्र पर शासन कर रहा था। वह भारत पर एक बार लूट के लिए पुनः आता है और यहाँ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच इसमें संघर्ष होती है। इसमें अंग्रेज तटस्थ की भूमिका में रहते हैं और यह पानीपत का जो तृतीय युद्ध है इसमें मराठे की हार हो जाती है और इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी बाजीराव की मृत्यु अंततः 1761 में हो जाती है। कई इतिहासकारों ने इस पर टिप्पणी किया है कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध था यह निर्णय करने के लिए काफी था कि भारत में कौन रहेंगे, अंग्रेज या मराठे। उस समय मराठे काफी शक्तिशाली थे और माधवराव नारायण प्रथम में बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद 1761 में मराठा पेशवा बना और मराठों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का इसने प्रयास किया। और देखिए इसके बाद देखा जाए तो पेशवा नारायण राव बनता है जो 1772 से 73 इसका कालखंड है और इसकी हत्या इसके ही चाचा रघुनाथ राव ने कर दी थी। और देखिए यही रघुनाथ राव जो अंग्रेजों से मिलकर स्वयं पेशवा बनना चाहता था और अंग्रेजों से सूरत की संधि 1775 में की थी और वचन लिया था कि विजय होने पर वह अंग्रेजों को काफी फायदा देंगे और उसे पेशवा यदि बना दिया जाए मराठा साम्राज्य का। तो यदि आगे देखिए माधव राव, अगर देखा जाए माधव राव जो कि बालाजी बाजीराव के बाद पेशवा जो बने थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन पर पल रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था और अब ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन याफ्ता ना होकर यह मराठा साम्राज्य का पेंशन याफ्ता यह शाह आलम द्वितीय हो गया। ये आप ध्यान रखना है आपको। और इस प्रकार देखा जाए तो मराठा साम्राज्य माधव राव नारायण प्रथम जब पेशवा बने तो उस समय पुनः अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने की ओर बढ़ चला था। 1775 में आपने सूरत की संधि देखी जो कि देखा जाए तो रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच संपन्न होती है, जिसमें रघुनाथ राव को पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों के द्वारा समर्थन दिया जाता है। लेकिन अगले ही वर्ष 1776 में पुरंदर की संधि होती है जिसमें रघुनाथ राव से कंपनी ने समर्थन वापस से ले लिया। अब देखिए माधव राव नारायण द्वितीय जो नारायण राव की मृत्यु के बाद पेशवा बना था, जो कि उसका पुत्र था, वह काफी अल्पवयस्क था, जिसके कारण देखिए नारायण राव द्वितीय अल्पायु होने के कारण मराठा राज्य की देख रेख 12 बहाई सभा के द्वारा की जाने लगी, जो 12 सदस्यीय एक परिषद थी यानी काउंसिल थी और जिसमें महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस ये दो एक प्रमुख इसमें सदस्य थे जो कि 12 भाई सभा के ही अधीन आते थे। देखिए नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था और अंग्रेज इतिहासकार जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावली कहा है। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था जो कि रघुनाथ राव का पुत्र था, जिसे रघोबा भी कहते थे और अंग्रेजों की सहायता से यह पेशवा बना था और अंग्रेजों ने इसी के साथ सहायक संधि की थी, यानी सहायक संधि स्वीकार करने वाला बाजीराव द्वितीय प्रथम मराठा सरदार था। और इसके बाद देखा जाए तो निर्णायक भूमिका इसी सहायक संधि ने निभाई और मराठों का पतन हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मराठों के पतन में सबसे ज्यादा प्रमुख योगदान बाजीराव द्वितीय का ही था और बाजीराव द्वितीय के आगे चलकर दत्तक पुत्र के रूप में नाना साहब का नाम आता है, जो कि 1857 के कानपुर क्षेत्र से विद्रोह के नेता थे।
या आप आगे देखिएगा 1857 के आंदोलन में। और दत्तक पुत्र होने के कारण इन्हें मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं समझा गया, जिसके कारण 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आइए हमें अंग्रेजों और मराठों के मध्य होने वाले तीन आंग्ल मराठा युद्ध को देखते हैं, जो कि विभिन्न संधियों से समाप्त होती है। तो इस संधि पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, इससे प्रश्न बनते हैं। जिसमें पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से देखा जाए तो 1782 तक का कालखंड इसमें जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, रघुनाथ राव पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों की सहायता लेते हैं और बदले में वह बहुत से प्रिविलेज अंग्रेजों को देना स्वीकार करते हैं। जो 1775 में पूरा देखा जाए तो सूरत की संधि अंग्रेजों के साथ रघुनाथ राव का होता है। लेकिन अगले ही वर्ष 1776 में ब्रिटिश काउंसिल, जो कि एक व्यापारिक संस्था के रूप में थी, उसने इस संधि को रद्द कर दिया, सूरत की संधि। और पुरंदर की संधि 1776 में हुई, और जिसमें अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ कहा कि आप यदि इस युद्ध को जीतते हैं तो आपको पेंशन दिया जाएगा, रघुनाथ राव को पेंशन दिया जाएगा और पेशवा नहीं बनाई जाएगी। लेकिन यह युद्ध 1782 तक चलता है और यह सालवाई की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त होता है। तो आप इसके तिथि को और संधि को ध्यान में रखिए। और देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में होता है। भोसले और सिंधिया के मध्य जो युद्ध होती है यहाँ अंग्रेजों के साथ होता है। मतलब कहा जाता है कि भोसले और सिंधिया अंग्रेजों के साथ पृथक युद्ध में पराजित हुए थे। तो इसमें अंग्रेजों से दो पृथक संधियां की गई थी। इसमें देखिए, पहली संधि देवगांव की संधि हुई, जो 17 दिसंबर 1803 को हुई थी। यह रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई थी। और द्वितीय मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने रघुजी भोसले को पराजित किया 1803 में। और भोसले ने अंग्रेजों को बालासोर सहित कटक का प्रांत और वर्धा नदी के पश्चिम का सारा क्षेत्र सौंप दिया था। आंग्ल मराठा युद्ध में जहां देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को हुई थी, वहीं सुरजी अर्जन की संधि 30 दिसंबर 1803 को होती है। और यह संधि देखा जाए तो दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य होता है। पहले आप यह समझ सकते हैं कि उस समय यानी समकालीन भारत में मराठा मुख्य रूप से 5 शक्तियों में विभाजित हो गए थे। जिसमें देखिए, बड़ौदा के गायकवाड़, यह गुजरात का क्षेत्र है वर्तमान में। और इंदौर के होलकर वंश का यहाँ शासन था और यह वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। और पुणे के पेशवा, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। और ग्वालियर का सिंधिया, यह भी एमपी का क्षेत्र है। और नागपुर के भोसले। तो देखा जाए तो सुरजी अर्जन की संधि यही दौलत राव सिंधिया, जो ग्वालियर के क्षेत्र के थे, और अंग्रेजों के मध्य होता है। और देखिए, इसमें सिंधिया ने गंगा यमुना के बीच का सारा राज्य के साथ जयपुर, जोधपुर एवं गोहाद का राजपूताना राज्य भी अंग्रेजों को सौंप दिया। मतलब उत्तर के जो क्षेत्र दौलत राव सिंधिया के अधीन थे, इस संधि से अंग्रेजों के पास हस्तांतरित हो गए। दूसरा देखिए, पश्चिम में अंग्रेजों को अहमदनगर, भड़ौच और अजिंठा की पहाड़ियां का भी राज्य दे दिया गया। मतलब अंग्रेज इस प्रकार इस भूभागे के स्वामी बन गए। अब दूसरी ओर देखिए, इसी के क्रम में एक मंदसौर की संधि होती है, जो 6 जनवरी 1818 को होलकर और अंग्रेजों के बीच होती है। होलकर मतलब इंदौर के जो होलकर है उनके बीच हो रहा है। मंदसौर की संधि में होलकर ने अपने राजपूत राज्यों को अंग्रेजों को सौंप दिया और नर्मदा के दक्षिण के सभी जिले भी अंग्रेजों के अधीन आ गए। अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को देखा जाए कि जो कि 1817 से 1819 से तक हुआ है। जैसा कि आपने जाना कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो सालबाई की संधि पर जाके समाप्त हुआ 1775 से 1782 के बीच हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक चला और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 से तक रहा। और इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा जो वंशानुगत पद था उसको समाप्त कर दिया गया। और पेशवा बाजीराव द्वितीय को कोड़ोगांव और अष्टी के युद्ध में हारने के बाद अंग्रेजों एवं पेशवा के मध्य पूना की संधि संपन्न हुई, ध्यान रखिएगा, जो 13 जून 1817 को हुई थी।
और अंग्रेजों ने पेशवा का पद समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया था, और जहां 1853 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई और इस प्रकार मराठा साम्राज्य पूर्णतः समाप्त हो गया। अगर देखा जाए तो इसके जो सरदार थे वो अंग्रेजों से 1857 में कुछ ने विद्रोह किया और कुछ ने, जैसे सिंधिया ने, अंग्रेजों का साथ दिया, और जिसके कारण भारत में 1857 को विद्रोह के दबाने में इन बाद में मराठा सरदारों का अंग्रेजों के पक्ष में जो निर्णय गया वह एक महत्वपूर्ण अंग्रेजों के भारत में स्थापित होने का काम किया था। तो इस प्रकार हम आगे मराठा प्रशासन को देखते हैं। शिवाजी के बाद के काल में जो मराठा प्रशासन थी वो किस प्रकार चलती थी उसको देखा जाए। बहुत हद तक यह मुगल प्रशासन या अष्टप्रधान जो शिवाजी के समय चलते थे प्रशासन उससे मिला जुला रूप था। तो आइए हम इसको देखते हैं। जैसे मराठा प्रशासन में पुणे का जो पेशवा के जो सचिवालय थे उसे हुजूर दफ्तर के रूप में जाना जाता था। देखिए, हुजूर दफ्तर पुणे में स्थित पेशवा का सचिवालय जो मराठा प्रशासन का केंद्र था, ये ध्यान में रखिएगा। और मराठा में सूबे को प्रांत कहा जाता था और बड़े प्रांत जो सूबेदार के अधीन होते थे। तो यहाँ पर देखिए, बड़े प्रांत और उसके अंतर्गत तरफ या परगने को महल कहा जाता था। तो प्रांत और अगर छोटे प्रशासनिक क्षेत्र हैं तो उसको महल कहा जाएगा। और यहाँ पर हम देखें कि बड़े प्रांत सूबेदार के अधीन होते थे और उसके अधीनस्थ यानी सूबेदार की सहायता के लिए मामलदार होते थे। लेकिन यह मामलदार सीधे केंद्रीय दफ्तर को रिपोर्ट करते थे, मतलब हर एक अधिकारी के पीछे एक अधीनस्थ अधिकारी देकर केंद्र के संवाद को बनाए रखा जाता था। तो यहाँ देखिए, दूसरे जो अधीनस्थ अधिकारी थे वो मामलदार कहलाते थे, जो सूबेदार के नीचे रहते थे। और मामलदार के अधीनस्थ अधिकारी देशमुख या देश पांडे थे, जो जिलाधिकारी के रूप में काम करते थे। और इनके अधीनस्थ यानी देशमुख और देश पांडे के जो अधीनस्थ अधिकारी थे वे कारकुन कहलाते थे। तो आपको यह है हियार्की या पद सोपान क्रम में क्या क्या है उसको आपको ध्यान में रखना है। और ये देखिए, कारकुन ये जिले के वे अधिकारी थे जो किसी विशेष घटना की सूचना सीधे केंद्र को देते थे। यद्यपि यह देश पांडे और देश मुख्य के अधीन होते थे, ये मतलब जिलाधिकारी के अधीन कारकुन होते थे, लेकिन यह केंद्र को किसी भी घटना की डायरेक्ट रिपोर्टिंग करते थे। अब यहाँ देखिए, ग्रामीण प्रशासन में जो प्रमुख था वो पटेल कहलाता था और वे ग्रामीण अधिकारी थे जो कर संबंधी न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों की देखभाल ग्राम स्तर पर करते थे। और इनके सहायक जो थे वो कुलकर्णी कहलाते थे और कुलकर्णी ग्राम भूमि के रिकॉर्ड को रखता था। और देखिए, और कुलकर्णी के जो अधीनस्थ सहायक थे वो चौगुले कहलाते थे। लेकिन यह चौगुले जो है वह डायरेक्ट पटेल से संबंधित रहते थे, मतलब रिकॉर्ड की देखभाल और कर और न्यायिक संबंधी ब्यूरो का जो देखभाल करने का काम चौगुलों के द्वारा किया जाता था। तो इस प्रकार आप ग्राम प्रशासन में पटेल, कुलकर्णी और चौगुलों को देख सकते हैं। प्रशासन में सबसे बड़ी इकाई के रूप में सूबे को देखा जाता है, जिसमें आपने सूबेदारे को प्रमुख के रूप में देखा और उसके अंतर्गत तरफ या परगना होता था जिसे महल या महाल कहा जाता था और उसके प्रमुख कार्यकर्ता हवलदार कहलाते थे। और इसके हवलदार की सहायक के रूप में मजूमदार और फडणवीस का नाम आता है। तो ये आप ध्यान में रखिए टर्म को। अब देखिए, पोतदार सिक्कों के निर्धारित भार एवं धातु की शुद्धता की जांच करने वाला अधिकारी होता था। और इसके अतिरिक्त सेवकों में 12 बलूटे यानी शिल्पी तथा 12 अलूटे भी होते थे, यही पोतदार के साथ कार्य करते थे। तो यह भी आप ध्यान रखिए, शिल्पी को बलूटा और सेवक को अलूटा कहा जाता था। और यहाँ पर देखा जाए तो मिसलदार वे कहलाते थे जो अस्थायी भू स्वामित्व को धारण करते थे और बटाईदार भूस्वामी को उपरिस कहा जाता था। और शाहजी अप्पा साहब मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति के रूप में जाने जाते हैं। तो में देखिए, एक पालपट्टी टर्म है जो कि एक कर के रूप में होता था, जो पिंडारी के द्वारा
लोगों से वसूला जाता था और 25% मराठे को यह अदा करते थे। पिंडारी एक लुटेरे थे और कभी कभी यह मराठा के रूप में यानी भाड़े के सैनिक के रूप में मराठा सैनिक के साथ कार्य करते थे। तो इस प्रकार आप मराठा प्रशासन को देखें और पूरे संपूर्ण लूसेंट के मध्यकाल को विस्तार पूर्वक आपने देखा। यह प्लेलिस्ट में जाके आप कंप्लीट लूसेंट से देखें या जो हर एक चैप्टर वाइज जो कक्षा बताई गई है उसका अवलोकन करें। और फिर हम आधुनिक भारत के साथ फिर मिलते हैं लूसेंट की कक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।